फ्रेंड्स, आज के कार्यक्रम को आगे चलने के लिए वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कंपटीशन। द कंपटीशन फॉर टुडे इज टॉक टू कन्विंस। और उस कंपटीशन के संचालक जो आपके सामने आने वाले हैं, उनके किसी इंट्रोडक्शन की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि सीएलसी के हर प्रोग्राम, हर फोरम में कहीं ना कहीं वो खड़े हो चुके हैं और उन्होंने हर जगह, चाहे वो एनईसी की मीटिंग हो, चाहे वो सीएलसी की मीटिंग हो, चाहे वो मैराथन की मीटिंग हो, हर जगह वो काम कर चुके हैं। तो इसलिए उनका ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन ना देके मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ कि सीएलसी के सबसे ज्वलंत आ रहे हैं दीप आपके सामने। प्लीज वेलकम कोच प्रदीप। कोच प्रदीप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। रोज अपना दीप जलाने का प्रयास करता हूँ, तो इसीलिए आपके सामने भी खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं लेट पहुंचा, मैं भी आया हूँ। दोस्तों, कंपटीशन आज का क्या है इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन ये एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसी चीज, ऐसा काम है जो वो भी दीप जलाने जैसा ही है। हर वक्त प्रयास, कोशिश करनी पड़ती है। जैसे मैं कई सालों से देख रहा हूँ सौरभ तिवारी को। कितने साल हुए आपकी शादी को? 9 ईयर। 9 साल से एक तक अपनी वाइफ को कन्विंस करने में लगे हुए हैं और वो भी कन्विंस करने में लगी हुई है कि मत आओ। कोशिश, कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। गोविंद जी अपनी संगोष्ठी करने के लिए कन्विंस करते हैं किसी को, भाई इस पर संगोष्ठी हो जाए, जरूरत है इसकी। हेमंत जब मंच पे आता है तो हर बार अपने एक्शन से, अपनी एक्टिंग से कन्विंस करके ही जाता है कि आज भी मैं हेमंत अग्रवाल की हूं। हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट मुकेश, बहुत बहुत आपको बधाई हो, आज उनकी पहली अनुमराई है। शायद इनके लिए सेलिब्रेशन हो चुका है एक बार। पिछले 20 सालों की तरह अगले 2 सालों तक हम सबको बार बार ये कन्विंस करते रहेंगे कि सीएलसी में आना क्यों जरूरी है। यस। इंदु बालाज का कन्विंस कर रही होगी शायद। थोड़ा पॉलिटिक्स में आजकल चली गई आप। तो दोस्तों, मैं 2-4 नाम मुझे याद आ रहे हैं कि जैसे अभी मेरा नहीं आए, जब वो जज को कन्विंस करते हैं, केस जीते, नहीं जीतते तो क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, भाई क्यों नहीं जीते। तो और एक तो सबके साथ है ये कि सारी जिंदगी हम अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को कन्विंस करते रहते हैं, भाई मैं ठीक हूं। हम अच्छे कपड़े भी इसलिए पहनते हैं, कुछ कन्विंस करना हमने किसी को। अच्छे कपड़ों से छोटा सा हटके एक बात याद है, शादियों पे हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और ये देखते हैं एक्चुअली शादी में होता क्या है कि हर कोई किसी को नहीं देख रहा, हर कोई किसी के अच्छे कपड़े नहीं देख रहा, हर कोई ये देख रहा कि कौन मुझे देख रहा है। तो वो भी कन्विक्शन है अच्छा बनने की, अच्छा लगने की। मुझे वैसे ही बात समझ नहीं आती क्यों हमारे को कन्विंस करना पड़ता है कि मैं अच्छा हूं। बहुत जगह मैंने देखा ये वाली बात। और कभी कभी बच्चों के सामने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, बच्चों को पेरेंट्स के सामने कन्विंस करना पड़ता है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के सामने कन्विंस करना पड़ता है, पड़ोसी के सामने कन्विंस करना पड़ता है, दोस्त को कन्विंस करना पड़ता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो कितना जरूरी है ये आज का कंपटीशन, टॉक टू कन्विंस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो दोस्तों, उसके लिए आज कंपटीशन के लिए जो पार्टिसिपेंट है, मैं चाहूंगा कि उन्हें बुलाऊं। उससे पहले ऑनरेबल जजेस जो उनको जज करेंगे। और जजेस शीट्स आ गई हैं? यस सर, आ गई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, हम उनको जज बनाएंगे जो अब तक इस कन्विक्शन के लेवल से और ऊपर उठ चुके हैं, यानी कि जिन्होंने सीएलसी में 20 साल गुजार चुके हैं, क्योंकि वो पूरी तरह कन्विंस थे कि भाई सीएलसी तो सीएलसी है। तो उसके लिए मैं आपकी जोरदार ताली के बीच बुलाना चाहूंगा कोच और जज आल्सो नरेंद्र कौशिक।
कोच नेशनल कोच। और हमारे दूसरे जज है हमारे जो अभी हमारे आउट गोइंग वाइस प्रेसिडेंट कोच संदीप कुमार। आपका प्रमोशन हो गया जी। और एज यूजुअल हमारे तीसरे जज जो हमेशा जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हमारे ट्रेनर हमारे मेंटर कोच सुनील चंद्रा। कुछ पार्टिसिपेंट्स तो मैं उनके नाम ले रहा हूँ वो तो यहाँ आ ही जाएंगे। साथ साथ जब तक मैं बाकी 2-3 के नाम लूं, आप अपना भी मन बना सकते हैं कि आपको अगर कन्विक्शन की जरूरत है तो अगर एक बार आप इस मंच पे खड़े होके आपने 2 मिनट की स्पीच दे दी तो शायद आपके जीवन के पता नहीं कौन कौन से क्षेत्र में ये काम आए। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाह रहा हूं हमारे पहले पार्टिसिपेंट कोच इंदु बाला, दूसरे पार्टिसिपेंट कोच अशोक गुप्ता, हमारे तीसरे प्रतियोगी कोच प्रकाश गुप्ता। कोच प्रकाश गुप्ता बाहर होंगे आ रहे हैं। और हमारे जो फोर्थ पार्टिसिपेंट है कोच लोतिका अग्रवाल, गौरव नागपाल। पहले गौरव के लिए ताली बजा लेते हैं ना। हाँ देखा, फोर्थ नहीं ये फिफ्थ आ गए। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे बैंक मैनेजर कोच मनोज हरपलानी। तो अभी भी कोई चाहता है कि कोई और पार्टिसिपेंट? पुरनेंदु नहीं, ठीक है जनाब। लोतिका आ जाओ, कोई पुराना वाला आइए आइए, आपका लास्ट में कर लेते हैं ना। लास्ट में नाम लिखिए कोच लोतिका का। अभी तो तैयार होकर आइए, कौन से सामने मंच पे तो इसमें जजेस शीट के आपके पास जजेस शीट है, इसके अंदर रूल्स और मार्किंग दी हुई है। और आप लोगों को पता है कि मार्किंग एंथुसियाज्म की और आपका जो स्टार्ट करने का 3 क्वेश्चन पूछने हैं, यस रिस्पॉन्स लेना है और वो लास्ट में भी एक बार यस करवाना है और बिल्कुल पंचिंग लाइन के साथ कि क्या आप मानते हैं करके साथ आपने अपनी स्पीच को एंड करना है। 2 मिनट का टाइम है। और टाइम के लिए कौन सा आएंगे? टाइम के लिए मुकेश चंद आप आइए प्लीज। टाइम बहुत जरूरी है सर, एक बार टाइम से ताली बजा दीजिए इनके लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं बस अभी एकदम आया था। तो जजेस तैयार है, पार्टिसिपेंट तैयार है। सिर्फ टाइम की बात यह है कि 120 सेकंड कंपटीशन है। 100 सेकंड पे वार्निंग बेल बजेगी, सिंगल बेल। हाँ, और जब 120 सेकंड हो जाएंगे तो फाइनल डबल बेल बजेगी। और बीच में ताली नहीं बजानी है। लेकिन इस कंपटीशन से आज आप जरूर बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आप कन्विंस हो गए हैं तो मैं अपनी सीट पे बैठता हूँ और पहले पार्टिसिपेंट इस प्रिपरेशन सीट पे आ जाए। नाम चेंज कर दो, मेरा नाम आप पहले बड़ी का पकड़ मैं बन रहा हूँ। एक बार नाम दो, कोई बात नहीं, नाम अपने समझ ले। हाँ ठीक है जी, एक बार ताली बजा दे सबके लिए ताकि मैं अपनी सीट पे बैठूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद ज्यादातर लोग शरीर को अग्नि में दाह संस्कार करते हैं? Yes. फिर तो यह भी मानते होंगे कि इस दाह संस्कार के लिए हम अमूल्य पेड़ों की लकड़ी काटते हैं? Yes. दोस्तों, फिर तो आप यह भी मानते होंगे कि इस लकड़ी की वजह काटने की वजह से अनाधुंध हम जंगलों में कटाई करते हैं और जलाने की वजह से हम वातावरण में इतना पोल्यूशन फैलाते हैं। Yes. तो क्यों मेरे दोस्तों, क्यों हम कोई ऐसा विकल्प चुने कि इस पोल्यूशन से बचा जाए, इस जंगलों की लकड़ी का अंधाधुंध कटाई ना हो, हमारी ग्लोबल वार्मिंग बची रहे।
दोस्तों पिछले दिनों किसी संबंधी के अंत्येष्टि के लिए मैं शमशान घाट गया। देखा वहां उस शव को जलाने के लिए लगभग 4 क्विंटल लकड़ी, 10 किलो चंदन की लकड़ी, एक रस्तर 15 किलो देसी घी, अन्य हवन सामग्री आदि का प्रयोग किया गया। पूरे वातावरण एकदम दम घोटू था, पूरा एक गैस चैम्बर बना हुआ था। दोस्तों जब मैं वापस आ रहा था, मैं देखा साथ में एक बिल्डिंग थी, इलेक्ट्रिक क्रेमेशन गृह। वहां देखा एक किसी के संबंधी शव को लेके आए, उन्होंने सिर्फ 50-100 ग्राम लकड़ी रखी उस पे और गैस चैम्बर डाल दिया अंदर। सिर्फ आधे घंटे में अस्थियां बाहर आ गई, उनके परिजनों को सौंप दी गई। दोस्तों क्या आप मुझे सहमत हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक क्रेमेशन करें तो क्या हमारी ये जो वन संपदा बची रहेगी और पोल्यूशन भी कम होगा? दोस्तों हम लोग कहते हैं कि खाली हाथ जाना है हमें। जी नहीं दोस्तों, खाली हाथ नहीं जाते हम, बल्कि एक व्यक्ति मरने के बाद पूरा एक भरा पेड़ लेके जाता है जो कि 50 साल में बनता है। दोस्तों जिस तरह हम अंगदान, देहदान, नेत्रदान करके जाते हैं, इस तरह हम प्रण करके जाएं कि हमारे मरने के बाद हमारे शरीर का दाह संस्कार अग्नि में करें, लेकिन पेड़ों में ना करें, बल्कि दोस्तों क्या आप मानते हैं कि हमारी सफलता में कहीं ना कहीं किसी अमुक व्यक्ति का हाथ होता है? दोस्तों क्या आप ये मानते हैं कि हम जाने या अनजाने में अपनी जिंदगी में उसको थैंक यू करना भूल जाते हैं? दोस्तों क्या आप ये मानते हैं कि जब हम अचानक से उसको थैंक यू बोलते हैं तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है? जी हाँ दोस्तों, वैसे ये आज मेरे लिए इम्प्रॉम्प्टू है। जैसे ही मेरे को समझ में आ रहा था, मैं आज आ रही थी, तो मुझे समझ में आया कि वैलेंटाइन डे क्या सिर्फ प्यार का ही दिन है? क्या प्यार का एक ही स्वरूप है कि मैं अमुक व्यक्ति या अमुक स्त्री को प्यार करता हूँ? दोस्तों मुझे समझ में आता है कि जैसे जैसे हम सीएलसी में आते हैं, हम पौधे से वृक्ष और वृक्ष से बट वृक्ष बन जाते हैं, तब हमारा काम सिर्फ लोगों को देने का हो जाता है, बांटने का हो जाता है। अक्सर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ वैलेंटाइन डे पे घूमने जाती हूँ तो मैं उस चीज को नकार देती हूँ या भूल जाती हूँ। मेरे सजने संवरने में या मेरी ड्रेस बनाने में या मेरे को साथ होटल का अपॉइंटमेंट लेने में बहुत सारे ऐसे लोगों का हाथ होता है जिनको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अगर मैं उसके साथ बॉलरूम में डांस कर रही हूँ तो उसके पीछे मेरी मदर इन लॉ है घर पे, जिसकी वजह से मेरे बच्चे घर पे हैं और मैं मन से बिल्कुल फ्री हूँ कि आज मैं डांस करने जा सकती हूँ। मेरा ड्राइवर जो कि मेरे लिए कार खोलता है और मैं वैलेंटाइन डे पे उसके लिए घूम रही हूँ, लेकिन वो अपने घर पे वैलेंटाइन डे नहीं मना रहा है। मेरी मेड क्योंकि वो खाना बना रही है मेरे लिए और मैं फ्री होकर बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ। So the point is this, I would like to convince now हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि हमको अपनी कुछ चेंज करना चाहिए। इस बार मैं अपना वैलेंटाइन डे स्पेशली जब मैं सोच रही थी कि मेरा एक आदत है अलग तरीके से बनाने के लिए, मैंने अपने ही आसपास के लोग, मेरा ड्राइवर, मेरी मेड, मेरी कुक, मेरी सोसाइटी के जितने कुक्स हैं जो मेरे साथ रिलेटेड है, मैंने उन सबके साथ वैलेंटाइन डे पे एक सहभोज का निमंत्रण दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे इस नई अदा से सहमत हैं कि मैं वैलेंटाइन डे इस बार इस तरीके से मनाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब किसी चीज को, किसी भी पर्व को नया रूप दें। दोस्तों क्या आप मानते हैं कि हमारे देश में कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं? दोस्तों क्या आप मानते हैं कि सभी टेररिस्ट एक्टिविटीज और इलीगल एक्टिविटीज कैश के माध्यम से ही होती हैं? दोस्तों क्या आप मानते हैं कि रिजर्व बैंक हर वर्ष अरबों रुपए कैश की प्रिंटिंग और उसके रखरखाव में खर्च करता है? तो फिर क्यों दोस्तों, क्यों हम अभी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस और कैशलेस बैंकिंग की तरफ जाने में हिचकिचाते हैं? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कीनिया जैसा छोटा देश में 75% ट्रांजैक्शंस कैशलेस, बगैर कैश की होती हैं, डिजिटल माध्यम से होती हैं, मगर भारत जैसे देश में केवल 5% ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से होती हैं। दोस्तों मुझे बहुत दुख होता है और मुझे बहुत अफसोस होता है जब कोई कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल इकोनॉमी का विरोध इस ग्राउंड पे करता है कि भारत में इंटरनेट बैंकिंग नहीं है या भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मगर दोस्तों ये बात हो सकता है आज की डेट में किसी गांव में या किसी इंटीरियर के लिए सच हो, मगर अगर शहरों और कस्बों की बात करें तो आज की डेट में हर व्यक्ति के पास डेबिट कार्ड है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट बैंकिंग है। मगर फिर भी दोस्तों हम अपनी सुविधा के हिसाब से कैश नहीं से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और उसी में फंसे रहते हैं।
दोस्तों आज की डेट में गवर्नमेंट और सारे बैंक्स डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम चाहे हमारे वॉलेट में पैसे पड़े भी हों मगर फिर भी जहां तक पॉसिबल हो हम डिजिटल बैंकिंग का ही यूज करें। अगर पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो हम पेट्रोल कैश से ना लेके उसको। दोस्तों क्या मानते हैं कि हमारे समाज में औरत को एक देवी का दर्जा दिया जाता रहा है? क्या आप ये भी मानते हैं कि इसके बावजूद भी औरत को अपने सम्मान के लिए हर रोज कभी न कभी लड़ाई लड़नी पड़ती है? क्या आप ये भी मानते हैं कि औरतों के सम्मान को बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे कानून हैं? लेकिन दोस्तों फिर भी क्यों इतने सारे कानून होने के बावजूद भी क्यों एक औरत अपनी सम्मान से लिए लड़ती रहती है? दर बदर हमेशा हमेशा वो अपनी ठोकरें खाती रहती है, अपने वजूद को तलाश करती रहती है। क्या आपको पता है कि रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2013 में 24,923 केसेस सिर्फ रेप के थे, जिनमें से 24,470 केसेस यानी कि तकरीबन 90% केसेस में रेप करने वाला कोई उनका अपना ही इंसान था। क्या हम लोग इतने ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल हो चुके हैं कि हमें इंसान की और खासकर हमें औरत की भावनाओं की कदर नहीं रह गई है? दोस्तों मेरा दिल रो पड़ता है जब मैं अखबार या टीवी में देखता हूं कि एक औरत के साथ एक रेप हो चुका है। मेरा दिल रो पड़ता है ये अखबारें सुन सुनकर कि दिन ब दिन हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम अपनी इंसानियत को इस तरीके से भूलते जा रहे हैं? 2013 के बाद जी हाँ हम सब जानते हैं 2013 के बाद निर्भया फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, जिसके बावजूद भी ये वाले रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद इसमें हमारी भी कमी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को सिर्फ एक अच्छी एजुकेशन दें, लेकिन शायद हम उन्हें अच्छे और बुरे टच के फर्क को नहीं समझा पा रहे हैं, जिसके लिए हमेशा सबसे ज्यादा जरूरत है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि औरत के सम्मान के साथ कब तक हम खेलते जाएंगे? औरत के सम्मान के साथ कब तक हम खेलते जाएंगे? वो अबला है, वो सक्षम है, फिर भी तो वो एक नारी है। वो अबला है, वो सक्षम है, फिर भी तो वो एक नारी है। थैंक यू। दोस्तों क्या आप मानते हैं कि सुबह हमारा उठना हमारे जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है? क्या आप मानते हैं कि सुबह के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है? फिर तो आप ये भी मानेंगे कि हमारी सुबह की मुस्कुराहट पूरा दिन हमारे साथ रहती है। तो फिर क्यों मेरे दोस्तों, क्यों हमारे जीवन की सुबह अक्सर हड़बड़ाहट में होती है? क्यों हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस रिसेप्शन को नेगेटिवली ही लेकर शुरुआत करता है? हम सुबह सुबह पहले उठते हैं, बेटा उठ जा जल्दी, कल लेट हो जाएंगे, जल्दी उठो, ये रह गया वो रह गया, ऐसे क्यों शुरुआत करते हैं? क्या हम केवल 5 मिनट या यूं कहें केवल 5 से 10 मिनट जल्दी उठकर उस सुबह को एक खुशनुमा सुबह नहीं बना सकते? क्या हम पहले केवल कुछ क्षण एक्सरसाइज कर अपने शारीरिक व्यायाम को लेकर और उसके बाद मेडिटेशन जैसी चीजें लेकर अपने मानसिक रूप में उसको ध्यान लगाकर इन चीजों को अच्छा नहीं कर सकते? यदि हम ये सब जानते हैं कि ऐसा करने से हमारे जीवन का प्रत्येक दिन मुस्कुराहट में बीतेगा, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अब अब तो हम अपनी जीवन की सुबहों को ऐसा क्यों शुरुआत नहीं करते हैं? ये सब जानते हुए भी हम अब टूट गया। सारी जिंदगी हम ये नहीं समझ पाए कि हम फोन यूज करते हैं, फोन हमें यूज करता है। दोस्तों बहुत अच्छा हमारे पार्टिसिपेंट ने आज की कन्विक्शन के बारे में, आज के ज्वलंत टॉपिक के बारे में रखा। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन टॉपिक है ना, जिसके लिए कन्विंस करना पड़ता है, सबसे ज्यादा टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है, कहते थोड़ा गम मिला तो घबरा के पी गया, थोड़ा खुशी मिली तो कुछ मिला के पी गया। यूं तो मेरे पीने की आदत नहीं दोस्तों, आज बस मैं शराब को तन्हा पाके उस पर तरस खा के पी गया। क्योंकि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि ज्यादा पियो है कम,
विस्की क्यों नहीं आ रहा हूं। पर ये सच बात है, स्पेशली ये पीने के लिए बहुत कन्विंस करना पड़ता है। आज थका हुआ हूं, आज ऑफिस में बड़ा काम था, थोड़ी सी ले लो क्या, वगैरह। तो मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि एक छोटी सी सूचना आपके लिए कि जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि गोविंद जी संगोष्ठी करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से फोन करके बुलाते हैं। आज इस मंच से मैं संगोष्ठी में सबको आमंत्रित करना चाह रहा हूं। 5 मार्च को ये पत्रक मिल जाएंगे आपको। 5 मार्च अपनी बुक कर लीजिए। उस दिन संगोष्ठी है गोविंद जी की, जिसका टॉपिक है कि मृत्यु से ही खुलता है शाश्वत जीवन का द्वार। तो अब आपको अपने आप को ये कन्विंस करना है कि शाश्वत जीवन को कैसे पाना है, ये आप उस दिन वहां पर समझेंगे, सुनेंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच बस मैं अपना विराम लेता हूं और बुलाता हूं आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी कोच सौरभ तिवारी।